दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। ये घटना कई साल पहले घटी थी, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक गांव जैसी जगह घूमने के लिए गया हुआ था। मेरा नाम संतोष है और मेरे दो दोस्तों का नाम प्रदीप और गणेश था। हम तीनों एक गांव जैसी जगह पर घूमने के लिए गए हुए थे। गांव जैसी जगह का मतलब वो जगह ऐसी थी जहां पहले शमशान घाट हुआ करता था। फिर उसी शमशान घाट के ऊपर कुछ लोगों ने अपने रहने के लिए घर बना लिया था और उन लोगों को ये मालूम था कि इस जगह पर शमशान घाट हुआ करता था। फिर भी वो लोग वहीं पर रहते थे। एक रात उन सभी लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। तब से लेके आज तक वो गांव जैसी जगह, या यूं कहिए कि शमशान घाट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस गांव जैसी जगह पर कोई नहीं जाता। ये सब बातें प्रदीप ने हमें कुछ दिन पहले ही बताई थी। तभी हमने सोच लिया था कि उस जगह पर जाकर ही रहेंगे। हालांकि प्रदीप ने हमें उस डरावनी जगह पर जाने के लिए पहले तो मना किया था, लेकिन हम दोनों की जिद के आगे प्रदीप मान गया और फिर हम तीनों उस डरावनी जगह के लिए निकल पड़े। वो जगह लगभग हमारे घर से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम अपनी अपनी सवारी लेकर निकल पड़े। हमें उस जगह पर पहुंचने में रात हो गई थी और उस जगह को देखकर एक अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी। उस जगह को देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी प्रदीप ने कहा, चलो यार घर वापस चलते हैं। तो गणेश ने हंसते हुए कहा, क्या यार प्रदीप, तू इतना क्यों डर रहा है? हम हैं ना तेरे साथ। अभी हमें इस जगह पर आए थोड़ा ही तो समय हुआ था कि गणेश बोलता है, यार अचानक से पेट में दर्द हो रहा है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ। प्रदीप बोलने लगा, क्या यार गणेश, तुझे भी इसी जगह पर टॉयलेट जाना है? अभी थोड़ा कंट्रोल कर ले, हम यहाँ से कुछ आगे चले जाएंगे फिर चले जाना। रास्ते में कोई ढाबा वगैरह दिखेगा तो वहाँ पर तू कर लेना। वैसे भी इस जगह पर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। लेकिन गणेश ने प्रदीप की नहीं सुनी और उसी जगह पर एक झोपड़ी जैसी टूटी फूटी कुछ बना हुआ था, उसके अंदर वो चला गया और हम अपनी सवारी के पास खड़े थे। गणेश का इंतज़ार करने लगे। गणेश को गए हुए 20 से 25 मिनट हो गए थे। तो मैंने प्रदीप को बोला, चल प्रदीप, चल के देखते हैं गणेश अंदर ठीक है या नहीं। फिर हम उस झोपड़ी के पास चले गए और बाहर से आवाज़ लगाने लगे, गणेश, ए गणेश, तू है ना अंदर? लेकिन गणेश ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने वो झोपड़ी का दरवाज़ा खोला तो हमने देखा कि गणेश तो अंदर था ही नहीं, सिर्फ गणेश का एक सामान पड़ा हुआ था। हम दोनों हैरान हो गए कि आखिर गणेश गया तो गया कहाँ? कुछ देर पहले तो वो इसी झोपड़ी में आया था और अब अचानक से कहाँ चला गया? हमने गणेश को इधर उधर आवाज़ लगाई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी किसी के चलने की आवाज़ आई और वो चलने की आवाज़ उसी झोपड़ी के अंदर से आ रही थी। हम यही देख रहे थे कि झोपड़ी में तो कोई नहीं है, तो ये चलने की आवाज़ कैसे आ सकती है? और उसी समय पास में ही एक और छोटी सी कुछ झोपड़ी थी। मैं अचानक से उस पर जब देखा तो पाया कि उस पर आग लग गई थी और वो चलने की आवाज़ अब और भी ज़्यादा ज़ोर से आने लगी। ये सब देखकर मैं और प्रदीप काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। प्रदीप ने कहा, देखा, मैंने इसीलिए यहाँ आने से मना किया था, लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। और अब गणेश का भी पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। प्रदीप ने कहा, चल संतोष, यहाँ से चलते हैं, कल सुबह आकर गणेश को ढूंढेंगे। लेकिन मैंने कहा, नहीं यार, गणेश को साथ में लेके ही जाएंगे। मैंने फिर कहा प्रदीप से, तुझे डर लग रहा है तो तू चले जा। फिर मैं हिम्मत करके गणेश को आवाज़ लगाते हुए और आगे जाने लगा और प्रदीप भी मेरे साथ गणेश को ढूंढने के लिए आ गया।
अभी थोड़ी ही दूरी पर हम गए हुए थे कि तभी गणेश की आवाज़ आई। हम हर जगह देखने लगे, लेकिन गणेश हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और गणेश की आवाज़ मानो हर तरफ से आने लगी। ऐसा लगा था कि उसकी आवाज़ गूंज रही है। हम गणेश की आवाज़ सुन के हैरान हो रहे थे कि गणेश, आवाज़ तो हर तरफ से आ रही है, लेकिन है कहाँ। तभी प्रदीप बोलने लगा, वो देख, वो रहा गणेश। और प्रदीप सीधा गणेश की तरफ भागने लगा। मैंने प्रदीप को आवाज़ लगाई और कहा, ओए प्रदीप, रुक जा, वहां पर कोई नहीं है। तभी प्रदीप एकदम से रुक गया और गणेश की आवाज़ भी आना मानो बंद हो गई। प्रदीप मेरी तरफ देखने लगा कि तभी अचानक से प्रदीप के शरीर में आग लग गई और प्रदीप को कोई ज़मीन के अंदर खींचने लगा। प्रदीप जलता हुआ एक झटके में उस ज़मीन के अंदर चला गया। ये देख के मैं फौरन अपनी सवारी की तरफ भागा। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और उसी ज़मीन के अंदर खींचने लगा। उस समय मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है जो मुझे ज़मीन के अंदर खींच रहा है कि तभी ही गणेश आवाज़ लगाता हुआ मेरे पास आया और मुझे बाहर खींचने लगा। और जैसे तैसे गणेश ने मुझे उस ज़मीन से बाहर निकाल लिया। फिर गणेश मुझसे कहने लगा, चल यहाँ से जल्दी चल, वरना आज हमारी मौत पक्की है। हम दोनों भी वहाँ से जान बचाकर भागने लगे। फिर हम दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। मैंने गणेश से पूछा कि तू तो उस झोपड़ी में जब टॉयलेट करने गया था तो काफ़ी देर हो गई, तो वापस नहीं आया, इसीलिए हम तुझे उस झोपड़ी में देखने के लिए गए। तो गणेश ने बोला, अरे संतोष, तू पागल हो गया क्या? मैं उस समय कहीं नहीं गया था, मैं तो वहीं था। अचानक तुम दोनों गायब हो गए थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि तुम लोग ऐसे कैसे गायब हो गए। तुम दोनों को गायब होता हुआ देखकर मैं चिल्लाने लगा, लेकिन तुम लोग कहीं नहीं मिले। अगले दिन जब सुबह हुई तब मैं और गणेश प्रदीप को ढूंढने के लिए वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद मैंने गणेश को सारी बात बताई कि मैंने प्रदीप के साथ ऐसा होते हुए देखा। वो मेरी ये बात सुनकर और ज़्यादा घबरा गया। हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ी दूरी पर पूछताछ की तो ये पता चला कि यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं जाता। जो आत्माएं आज इस जगह को घेर कर रखी हुई है वो किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस लौटने नहीं देती। तुम सभी लोग खुशनसीब हो कि तुम दोनों यहाँ से जिंदा लौटकर चले गए। फिर हमने उन लोगों से प्रदीप के बारे में पूछा, तब वो लोगों ने हमारी मदद की और हमारे साथ उस जगह पर पहुंचे जहां पर मैंने प्रदीप को आग से जलता हुआ जमीन के अंदर धंसते हुए देखा था। काफी गहरा खड्डा खोदने के बाद लगभग 6 से 8 फीट जब हम लोगों ने खोदा तब प्रदीप की जली हुई बॉडी हमें अंदर से मिली। वो देखने के बाद मैं और गणेश हम दोनों फूट फूट कर रोए और उस दिन हम लोगों ने अपना एक अच्छा दोस्त हमेशा के लिए खो दिए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नारायण जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नारायण है और आज मेरी उम्र 32 साल की है। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 10 साल की थी। उस समय मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। इसी वजह से डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि जो मेरी मम्मी को एलर्जी हुई है उसकी वजह से इन्हें कहीं शांत जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर नेचर की खूबसूरती को वो देख सके और महसूस कर सके। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो कहीं फार्म हाउस खरीद पाते या दूसरा घर ले पाते, इसीलिए उन्होंने अपना खुद का घर बेच दिया और शहर से थोड़ी दूरी पर जहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा विला खरीदा। हम सभी लोग वहाँ जाने के लिए तो खुश थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगभग 2 ही दिन में हम बोर हो चुके थे क्योंकि आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। और रही बात मेरे दोस्तों की, तो जिस जगह पर पहले हम लोग रहते थे वहाँ पर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे। यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं। पूरा दिन घर में मैं अकेले बोर हो जाता था। समझ नहीं आता था कि अकेले करूँ तो क्या करूँ। शुरू का 1 हफ्ता या 10 दिन मानो काफ़ी अच्छा बीता मेरी मम्मी का,
लेकिन उसके बाद से मम्मी मेरे पापा को बोलने लगी कि यहाँ आने के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसा हर समय कोई मेरे साथ है या कोई मुझ पर नज़र रखा हुआ है। क्या पता वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या मेरे साथ कुछ करना चाहता है। मेरे पापा ने जब मम्मी की ये बात सुनी तो वो हंसते हुए कहने लगे कि पहले हम बहुत सारे लोगों के बीच में रहते थे, अब एकदम से अलग होकर रह रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ये सब महसूस हो रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों उस समय मेरी मम्मी ये बातों को मान ही नहीं रही थी। मम्मी को बस एक ही बात का डर था, वो ये था कि जब मैं स्कूल चले जाता हूँ और पापा ऑफिस चले जाते हैं, जब वो घर में अकेले रहते हैं तो उन्हें यही डर था कि कोई मुझ पर हमला ना कर दे, क्योंकि आसपास कोई घर नहीं था। पापा ने मम्मी को कई बार समझाया कि जब तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो हम लोग इस घर को बेचकर फिर से उसी जगह पर चले जाएंगे। लेकिन मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती थी। मुझे अच्छे से याद है कि एक शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास जब मैं अपने घर पहुंचा स्कूल से, तो मैंने देखा कि मम्मी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहुत रो रही थी और उनका शरीर एकदम से लाल हुआ पड़ा था, जैसा मानो स्किन की एलर्जी हो गई हो। मैंने मेरी मम्मी से पूछा, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों बैठे हो? मम्मी ऐसा लग रहा था कि अपनी सूध-बूध खो चुकी है। उन्हें बात करने में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे कई बार पूछने पर उन्होंने बताया कि बेटा, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। इतना सुनना था कि मैं भी रोने लगा। मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने मम्मी से कहा कि आप क्या चाहती हो? मम्मी कहने लगी कि हम फिर से इस घर को बेचकर हमारे दूसरे घर पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे अजीब सी घुटन होती है। हर बार ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैं मम्मी को समझाने लगा, लेकिन क्या करता, मेरी एज भी छोटी थी और मुझे तो बराबर से समझाने भी नहीं आ रहा था। मैं इंतज़ार करने लगा कि पापा जब ऑफिस जाएंगे तो आज मैं भी पापा से ज़िद करूँगा। 7:30-8 बजे के आसपास मेरे पापा ऑफिस से आए। मैं मेरे पापा को ज़िद करने लगा कि पापा हम यहाँ से निकल जाते हैं, मम्मी अकेले हो जाती है, आसपास कोई नहीं है। अगर ऐसे में मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो इन्हें तो कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं है। मेरे पापा ने सारी बात सुनी, फिर कहने लगे कि ठीक है, अब हम जल्दी ही इस घर को छोड़ देंगे। पता नहीं पापा सच में उस घर को बेचने के लिए किसी से बात कर रहे थे या नहीं, ये तो पापा ही जानते हैं। लेकिन ऐसे ही करते करते 10-15 दिन बीत चुके। एक दिन पापा एकदम थके हुए ऑफिस से घर आए, तो मैंने पापा से पूछा कि पापा अब कभी हमें यहाँ से जाना है? पापा कहने लगे कि अब शायद हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या बात हुई? तब पापा ने बताया कि इस घर के पीछे एक बहुत रहस्यमयी घटना है। मैंने कहा क्या है वो? तब उन्होंने कहा कि ये सारी बातें तुझे बताने लायक नहीं है, जा अंदर जाकर सो जा। फिर वो मम्मी से कुछ बात करने लगे। उस दिन के बाद से मैं दोनों को, मेरी मम्मी को और पापा को, बहुत ज़्यादा टेंशन में देखता था। लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन बीते होंगे कि एक रात में मेरी आंख खुली 1 बजे के आसपास। तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी हॉल में लेटी हुई थी, ना ही बेड पर ना ही सोफे पर, बल्कि ज़मीन पर, और मेरे पापा उनके पैर को पकड़ के पैर दबा रहे थे। मैं ये देखकर समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। मैं पापा से आकर पूछा कि क्या हुआ है मम्मी को। पापा की आंखों में सिर्फ आंसू थे। मम्मी को देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा था कि मम्मी जिंदा है या मर चुके हैं। तभी पापा को मैंने कहा कि पापा मम्मी ठीक तो है ना? वो कहने लगे कि हाँ ठीक है। इसके बाद में लगभग सुबह तक मेरे पापा वैसे ही बैठे रहे और मैं तो जाकर सो गया था, क्योंकि पापा ने मुझसे कहा कि तू जाकर सो जा, बाहर मत रो। जब सुबह हुई तो पता चला कि घर में एक बाबा आए हुए थे हमारे। वो घर में घुसते साथ एक ही बात कहने लगे कि ये घर बहुत ज़्यादा मनहूस है, यहाँ पर आत्मा नहीं बल्कि आत्माएं रहती है। जितना जल्दी हो जाए इस घर को यहाँ से छोड़कर तुम लोग चले जाओ। ये बाबा की सारी बातें खुद मैं भी सुन पा रहा था। पापा उस बाबा से कहने लगे कि अब इस घर को कोई खरीद ही नहीं रहा है हमसे। हमने लाख कोशिश की इस घर को बेचने की।
तब बाबा ने कुछ वहाँ पर धागे वगैरह बांधे और पता नहीं क्या तंत्र मंत्र पढ़ा। कहने लगे कि इस घर पर मैंने बंदिश कर दी है, अब घर के अंदर सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बाबा शायद खुद भी नहीं जानते थे कि वो आत्माएं कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। जब उसी रात में हम सोए तब मैंने किचन में से बर्तनों के टूटने की और गिरने की आवाज़ें सुनी। यही नहीं, जब मैं बाहर हॉल में आया तब मैंने देखा कि घर की दीवारों के अंदर बड़े बड़े कीले ठुके हुए थे और जिस दीवार में वो कीले ठुके हुए थे उस दीवार में से खून गिर रहा था। इसके बाद जब मैंने सीलिंग पर अपनी नज़रें दौड़ाई तो मेरी सीलिंग यानी कि घर की छत जो कि सफ़ेद रंग की थी वो बिल्कुल काली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। इसके अलावा सबसे अजीब बात और चौंका देने वाली बात ये थी कि मेरे पापा घर में नहीं थे। मुझे तो समझ नहीं आया कि पापा कहाँ चले गए। मैंने जब अपनी मम्मी को देखा तो मम्मी मानो बेहोश पड़े हुए थे अपने बेड पर, लेकिन पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं घर में चिल्लाने लगा, पापा आप कहाँ हो? पापा का कोई अता पता नहीं था। घर के बाहर निकलने के लिए तो मुझे भी डर लग रहा था। मैं इसीलिए घर के बाहर नहीं निकला, लेकिन घर में ढूंढने की बहुत कोशिश की। कुछ ही समय में मुझे पापा दिखाई दिए जो कि घर के बाहर खड़े हुए थे और मुझे हाथ से इशारा करते हुए बाहर आने के लिए कह रहे थे। मैं ये देखकर दौड़कर पापा के पास जाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मेरा मन इन सब चीज़ों को मना कर रहा था। मैं वो रात कैसे निकाला हूँ ये मैं जानता हूँ। उसके अगले ही कुछ मिनटों में मेरी मम्मी जो कि अपने कमरे में थी वो बाहर हॉल में आई रोते हुए। उन्होंने मुझे उठाया और अपने बेडरूम में ले जाकर चुपचाप लिटा दिया अपने बाजू में। सुबह होने के बाद हम लोगों ने देखा कि मेरे पापा बुरी तरह से जख्मी हमारे ही घर के आंगन में पड़े हुए थे। फिर पापा का इलाज लगभग 2 महीने तक हुआ। उस घर में क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस दिन पापा की ऐसी हालत हमने देखा था, हम लोग उसी दिन उस घर को छोड़कर अपनी नानी के घर पर चले गए थे। फिर वो घर का पापा ने क्या किया, उसे बेच दिया या उसे आधी कीमत में बेचा, ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी नारायण जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राकेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश है। मैं 2016 में सूरत में डायमंड कंपनी में काम करता था। वो 4 माले की एक बिल्डिंग थी जिसमें 4 माला हमेशा बंद रहता था। तीसरे माले पर मेरे रहने की सुविधा थी और पहले दूसरे माले पर हमारा काम शुरू रहता था। मेरी सिर्फ नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मुझे वहाँ लगे 2 ही दिन हुए थे। तब मैं अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके दोपहर के समय सोने के लिए अपने रूम में चला गया। वहाँ हमेशा से एक खटिया रखी होती थी। मैंने वहीं खटिया लगाकर चुपचाप सो गया। कुछ देर बाद मुझे गहरी नींद लग गई। तब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे उठाया और बोला कि जा नीचे जाकर सो। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर उसके थोड़ी देर बाद किसी ने मुझे ज़ोर से एक लाफा मारा। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे बाजू में खड़ी थी। मैं तुरंत नीचे उतर गया। वहाँ काम शुरू था। तब प्रफुल्ल भाई ने मुझे बोला कि मासी ने मारा क्या प्रफुल्ल? उसी कंपनी में कई सालों से काम करता आ रहा था और मैं उस समय तो नया था। तब मुझे उस कंपनी के बारे में उतना मालूम भी नहीं था, क्योंकि मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और मुझे गुजराती भी नहीं आती थी। मेरे जीजाजी के कहने पर मैं सूरत जॉब करने गया था। जब प्रफुल्ल भाई ने ऐसा कहा तब मैं उनकी तरफ देखता रहा। उन्होंने बोला कि अकेले मत सोने जाना ऊपर। मैंने कहा और कौन है मेरे साथ? मेरे रूममेट भी मुझे कोई दिखाई नहीं देते हैं। तब उन्होंने बोला कि एक लड़का है, लेकिन वो छुट्टी पर गया है। उसके बाद मैं वो बातें भूल गया और वहाँ मुझे 1 महीना हो गया। तब वहाँ काम करने वालों ने मुझे ऐसे ही खाना खाते समय पूछ लिया कि तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? तो उन्होंने बोला तुझे इस जगह के बारे में शायद कुछ पता नहीं है।
मैंने कहा, क्या नहीं पता, और मुझे तो सच में वैसे भी कुछ नहीं पता था। उन्होंने बताया, बिल्डिंग में 5 लोग मर चुके हैं, उनमें से 2 लोगों का तो मर्डर हो चुका था। मुझे लगा ये मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही अकेला वहाँ तीसरे माले पर सोने के लिए अकेला जाता था। एक दिन मैंने ऐसे ही रूम की सफाई की और अपना बिस्तर बिछाकर लेट गया। मन ही मन सोचने लगा कि क्या इनकी बातें सच है या फिर ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे। उसके बाद मैंने मजाक में ही बोल दिया, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ मुझे। ये सब झूठ है कि यहाँ मेरे सिवा कोई और भी होगा। यह मैं मन ही मन बोलने लगा। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी जो मैंने ऐसा कहा। उसके तुरंत बाद मुझे ऐसा लगा कोई मेरे बाजू में लेट गया। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए और उस ठंडी के मौसम में भी मुझे पसीने छूटने लगे। मैंने बाजू में देखा तो कोई नहीं था, पर ऐसा लगा कि किसी का शरीर मुझसे लग कर सोया हुआ है। मैं उठ भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे नीचे से किसी ने आवाज़ दी तो मैं उठ गया। देखा तो प्रफुल्ल भाई मुझे खाना खाने के लिए बुला रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उनके पूछने के बाद मैंने कुछ नहीं हुआ बोलकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। उस दिन के बाद से मेरी नींद मानो एकदम से हराम हो गई थी। जब भी मैं सोता तो मुझे एक ही सपना आता था, जिसमें मुझे एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई देती और मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे, जो मुझसे कहते थे कि कितनी सुंदर लड़की है, इसे अपना दोस्त बना कर दिखा। और मैं उस लड़की को अपना दोस्त बनाने चला गया और उससे पूछा कि क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? तो वो मुझसे कहने लगी, सोच लो, अगर दोस्त बनोगे तो कभी भी साथ नहीं छोड़ना। और मैं उसे हाँ बोलकर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद मेरे दोस्त इधर उधर भागने लगे। मैं जब उनसे ये पूछने के लिए उनके पीछे भागा कि क्या हुआ, तो वो मुझे पीछे देखने के लिए कहने लगे। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वही खूबसूरत लड़की एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, जिसका एक पैर कटा हुआ था। मुंह से बहुत सारा खून गिर रहा था। उसकी एक आंख उसके चेहरे से बाहर निकलकर लटक रही थी। ये देखने के बाद तो मानो मैं एकदम से जम सा गया था। लेकिन तभी ही वो लड़की एक भयानक सी आवाज़ में बोलने लगी, मैंने तुझे पहले ही बोला था, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। अब तू भी मेरे साथ ही रहेगा। मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। ये एक ही सपना मुझे रोज़ आना दिखने लगा और मैं नींद से अचानक उठ जाता था। एक दिन मैं ऐसे ही नींद से उठा और फ्रेश होकर नीचे गया। तब प्रफुल्ल भाई ने मुझे देखा और बोला कि राकेश, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है, क्यों? उन्होंने बोला कि तू एकदम सफ़ेद होता जा रहा है, जैसे तुझ में खून की कमी पड़ गई हो। मैंने तब तक नोटिस ही नहीं किया था। उन्होंने बोला, तू हॉस्पिटल जाकर दिखा दे एक बार, शायद तुझे पीलिया हो गया है। मैं उसके दूसरे दिन अपना काम ख़त्म करके हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पीलिया तो नहीं हुआ, लेकिन खून की कमी है, एक बार ब्लड रिपोर्ट निकलवा लो। मैंने जब ब्लड रिपोर्ट निकलवाई तो उसमें मेरा ब्लड सिर्फ 8 पॉइंट ही था। नॉर्मली 10 से 12 पॉइंट होता है। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने मुझे हेमोग्लोबिन की टैबलेट दी और 3 दिन बाद रिपोर्ट फिर से निकलवाने के लिए बोला। जब मैंने 3 दिन के बाद रिपोर्ट निकाली तब उसमें अब 1 पॉइंट और कम हो चुका था, यानी कि मेरे शरीर में सिर्फ 7 पॉइंट खून दिखा रहा था। डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपनी दीदी और जीजाजी को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उस समय अच्छी बात ये थी कि मेरे दीदी और जीजाजी सूरत में ही रहते थे। जब मेरे जीजाजी मेरे पास बैठे थे तब उन्होंने पूछा, इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? तब मैंने उन्हें बोला कि मुझे नहीं मालूम, दिन ब दिन मेरी तबीयत खराब होते जा रही थी। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। तभी दीदी ने मेरी मम्मी से बात की
और सारी बातें बता दी। मेरी मम्मी यहीं नागपुर में एक आंटी के पास गई और उन्हें ये सारी बातें बताई। वो आंटी में बचपन से ही माता आती थी और उन्होंने मेरी मम्मी की बात सुनकर तुरंत बैठक ली और मम्मी से कहा कि जितना जल्दी हो सके तुम्हारे लड़के को बुला लो, नहीं तो वो बचने वाला नहीं है, उसके पास बहुत कम समय बचा है। मेरी मम्मी ने तुरंत दीदी को कॉल किया और सारी बात बता दी। मेरे जीजाजी ने डॉक्टर से कहा कि हम इसे लेकर जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इनकी हालत बहुत ख़राब है, पर जीजाजी के ज़िद करने की वजह से डॉक्टर ने कहा आप अपनी जवाबदारी पर इसे ले जा सकते हो। उसके बाद मेरे जीजाजी तुरंत ट्रेन की टिकट निकालने चले गए और उसके दूसरे ही दिन मुझे नागपुर वापस भेज दिया गया, जिसके बाद मुझे उस आंटी के घर ले जाया गया। मुझे उस समय इतना भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब उस आंटी ने बैठक ली तो उन्होंने उस आत्मा को बुलाया और पूछा कि तू क्यों इस लड़के के पीछे पड़ी है। तब वो आत्मा मेरे अंदर ही थी। उसने बोला कि इसने खुद मुझे चुना है, मैंने इसे नहीं चुना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। ये मुझे जानना चाहता था, इसने ही मुझे बुलाया था और अब मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी और अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। तब उस आंटी ने कहा कि तू ऐसा नहीं कर सकती है। वो आत्मा हंसने लगी और बोली कि तू लगा ले जितना जोर तेरे में है, क्योंकि अब मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना सुनते ही मेरी मम्मी जोर जोर से रोने लगी। तब उस आंटी ने कुछ पानी पड़कर मेरे मुंह पर मारा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक काला धागा बांध दिया और बोली कि इसे पूर्णिमा तक नहीं खोलना। मेरी मम्मी से कहा कि एक काला मुर्गा मुझे पूर्णिमा के दिन ला कर देना, मुझे पूजा करनी है। उसके बाद मेरी मम्मी ने उन्हें ये सब ला कर दिया जो जो उन्होंने मंगाया था। उन्होंने उसके बाद पूजा की। उस दिन से मुझे उन्होंने किसी आत्मा को चेतावनी देने के लिए या फिर ऐसी हरकत दोबारा करने के लिए सख्त मना किया। और फिर वो मुझे अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि जब इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। तब से मैंने आज तक किसी भी समय ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही मैं ये सारी बातें सोचना भी चाहता हूँ। मैं यहीं अब नागपुर में जॉब करता हूँ, लेकिन सूरत की वो बातें जब भी याद करता हूँ तो आज भी दिल डर से दहल जाता है। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी चैतन्य पवार ने भेजी है, जो कि शिरूर के रहने वाले हैं। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि मेरी बुआ जी यानी कि मेरी पापा की बहन हमारे घर आई हुई थी। बुआ जी 4-5 दिन रुकने के लिए आई हुई थी। जिस दिन उन्हें अपने घर जाना था तो मेरे पापा और मेरे चाचा जी उन्हें घर पर छोड़ने के लिए निकल गए। मुझे ठीक से याद नहीं, लगभग 1-2 बजे गए होंगे मेरी बुआ जी को छोड़ने के लिए, जो कि मुंबई के पास रहती थी। उस जगह का नाम मैं आपको तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कहानी आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो रात आज तक मेरे पापा और मेरे चाचा नहीं भूल पाए। तो मेरे पापा और चाचा बुआ जी को जब घर छोड़े उस समय कुछ शाम के 7 बज चुके थे और जब वो लोग वहाँ से निकलने लगे तो मेरी बुआ जी ने कहा, अब इतनी रात हो गई है, आप लोग रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन मेरे पापा ने कहा, नहीं, हम अभी ही चले जाते हैं तो रात में 11-12 बजे तक के पहुंच ही जाएंगे। कल सुबह में हमारा जॉब भी है तो हमें जॉब पर भी जाना होगा। अगर आज यहाँ रुक गए तो जॉब की भी छुट्टी हो जाएगी। वो दोनों ही वहाँ से निकल गए और एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। पापा बताते हैं कि उस समय उनके अलावा सिर्फ एक मोटरसाइकिल वाला था जो उस हाईवे पे चल रहा था और वो मोटरसाइकिल वाला भी उनकी कार के आगे ही चल रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पापा और चाचा ने देखा कि हाईवे के किनारे एक औरत लाल साड़ी पहने लिफ्ट मांग रही थी। मेरे पापा की गाड़ी तो पीछे चल रही थी और वो मोटरसाइकिल वाला आदमी आगे चल रहा था। वो आगे चल ही रहा था कि उसने अपनी बाइक को उसी औरत के पास जाकर रोक दिया। हो सकता है वो उससे पूछ रहा होगा कि आपको कहाँ जाना है,
मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, या पता नहीं क्या बात थी। पापा बताते हैं कि उस औरत का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ के रखा हुआ था। उतने में मेरे पापा की जो गाड़ी थी ठीक उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे, जब पापा की गाड़ी उनके नज़दीक पहुंची तो पापा ने देखा कि वो मोटरसाइकिल वाला अजीब सा डरा हुआ था और तेज स्पीड में वहां से वो बाइक भगाने लगा। बस ये देखना था कि पापा ने मेरे चाचा को जोर से चिल्लाया, गाड़ी को जल्दी भगा, यहाँ से निकाल तुरंत। चाचा समझ तो नहीं पाए, लेकिन पापा की बात मानकर उन्होंने गाड़ी को तेज गति से भगाना शुरू कर दिया। और चाचा पूरे रास्ते पापा से ये पूछते रहे कि भाई क्या बात थी, क्यों तुमने मुझसे गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाने को कहा। पापा कोई जवाब नहीं दिए, बस उससे यही कह रहे थे कि गाड़ी को तेज भगाते रहे। फिर जब वो हाईवे ख़त्म हुआ तो उन लोगों को एक चाय की दुकान दिखी जो कि छोटी सी थी, और वो बाइक वाला भी उन्हें वहीं पर दिखा, जिसकी शक्ल पर डर बिल्कुल साफ दिख रहा था और बुरी तरह हाफ रहा था। जब पापा और चाचा वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद उन लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था तेरे साथ। उस आदमी ने जो बताया उसे सुनकर तो पापा और चाचा दंग रह गए। उस आदमी ने बताया कि जब मैं उस औरत के पास पहुंचा तो पहले मुझे उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी, लेकिन आप लोगों की जो हेडलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो देखकर तो मानो मेरे पाँव तले जमीन खिसक गई थी। फिर उसने बताया कि उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक था और बालों की जगह सर में कील ठुकी हुई थी। और जब मैंने उसे गौर से देखा आपकी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी पड़ने की वजह से, तो पाया कि जब वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी तब उसके नोकीले दांत उसके होठों के ऊपर चढ़े हुए थे। बस इतना देखना था कि मैं वहाँ से डर के मारे भागा। वैसे तो मैं भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब आज मैंने ये देखा तो मेरी जान ही निकल गई थी। तभी मेरे पापा ने कहा, जब मेरे चाचा ने गाड़ी भगाई तो पापा ने देखा कि वो औरत गाड़ी के पीछे हमारे भाग रही थी। इसीलिए चाचा को वो लगातार बोलते रहे कि गाड़ी को तेज गति से भगा। उस समय रात के कुछ 12:30 बजे रहे थे। सभी लोगों ने वहाँ पर चाय वगैरह पिया और उसके बाद पापा और चाचा अपने घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी चैतन्य पवार जी की एक सच्ची घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी श्रेयास की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रेयास है। मैं आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरी मामी जी के साथ घटी थी। ये बात खुद मेरी मामी जी ने मुझे बताई थी। तो अब यहाँ से कहानी मैं आप लोगों को मेरी मामी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ये कहानी मेरी शादी से पहले मेरे साथ घटी थी। मैं और मेरी दोस्त एक हॉस्पिटल के करीब से गुजर रहे थे। वो हॉस्पिटल तब तक खंडर बन चुका था। वो बहुत पुराना हॉस्पिटल था। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ से 7 बजे के बाद कोई नहीं गुजरना चाहिए। मेरी कंपनी उससे कुछ ही दूरी पर थी और जब मैं वहाँ से छुट्टी थी तो हमें घर आते आते शाम के 7:30 बज चुके होते थे। जब हम उस हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे थे तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। फिर मेरी दोस्त बोली कि पीछे मत देख, सीधे सीधे चलती रहे। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसे क्यों बोल रही है। मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस बात को टालते हुए बार बार पीछे देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद वो आत्मा या फिर वो शक्ति मेरे शरीर में घुस गई। मेरी दोस्त बताती है कि तू एकदम से चलते चलते रुक गई थी और नीचे देखकर गुर्राने लगी। मेरी दोस्त को तभी पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी दोस्त ने मुझे बहुत बार हिलाया, लेकिन मैं उसे धक्का दे रही थी, मानो जैसा कि मैं वहाँ से हिलना ही नहीं चाहती थी। बाद में उसने मेरे कान के नीचे बहुत ज़ोर से मारा। मैं हड़बड़ाते हुए उसे देखकर बोली कि मुझे इतनी ज़ोर से क्यों मारा। ये सुनते ही मानो उसे समझ में आ गया कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो मेरी दोस्त मुझे लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी भागी। फिर हम सीधा घर पर ही आकर रुके। कहा जाता है कि उन बुरी शक्तियों का एक एरिया होता है, वो उसी एरिया में होती है
अगर उस एरिया के अंदर कोई चला जाता है तो वो उस व्यक्ति को अपने बस में कर लेती है, और अगर उस एरिया से बाहर निकल जाए तो कई बार वो बुरी शक्तियाँ अपने आप उसका शरीर छोड़ देती है, और अगर वहाँ से बच निकले तो वो उतनी ही एरिया तक पीछा करती है जहाँ तक उनकी हद होती है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि अगर बुरी शक्ति किसी के शरीर में प्रवेश कर ले तो उसे जोर से चाटा मारना चाहिए। वैसे मुझे तो नहीं पता कि सच में ऐसा होता भी है या नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने और मेरी दोस्त ने वो नौकरी ही छोड़ दी, और मैंने मेरी दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि अगर आज वो नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी श्रेयास के मामी जी के साथ घटी एक आप बीती। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रवि जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं रवि मकवाना, सूरत, गुजरात से हूँ, और जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरी सिस्टर के साथ घटी थी। बात है 13 जुलाई की। उस समय मेरी जो सिस्टर है, जिसका नाम है सीमा मकवाना, वो डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल में गई हुई थी। मेरी सिस्टर बराईपुर, कोलकाता में रहती है। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मैं सीमा मकवाना हूँ। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए मेरे पति ने मुझे एक हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा दिया था। डिलीवरी हुई, मुझे एक बहुत प्यारी सी बेबी हुई। ये मेरी दूसरी डिलीवरी थी। इससे पहले मेरा एक बेटा भी था। जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी, उस हॉस्पिटल में जहाँ पर मेरा बेड रखा हुआ था, उसी के बाजू में मेरी बेबी का झूला भी था, और मेरी बेबी झूले में सोया करती थी। उस झूले के पीछे से मैंने देखा कि कोई लड़का रात में खड़ा होकर मुझे देख रहा है। हॉस्पिटल्स के ये रूल्स थे कि जहाँ पर मुझे रखा गया था वहाँ रात में किसी और को रुकना अलाउ नहीं था। हालांकि मेरी मम्मी भी उसी हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो दूसरे कमरे में थी। दूसरी रात भी वैसे ही हुआ कि मैंने उस बच्चे का सर देखा जो कि मेरी बेबी के झूले के पीछे था, और उसके बाल खड़े थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। ये बात मैंने हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर को भी बताई, लेकिन मानो जैसा उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। मैं 5 दिन तक वहीं रही। वो बच्चे का दिखना, कभी काले साए का दिखना, अजीब सी चीज़ें मेरे साथ होने लगे, और वैसे ही 5 दिनों तक चलता रहा जब तक मैं उस हॉस्पिटल में थी। फिर मैं घर आ गई और मैंने मम्मी को सारी बात बताई। हमें तो समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन एक बात अच्छी ये थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी सीमा मकवाना जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी पिंटू की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। मेरा नाम पिंटू है, और आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये हमारे गांव की बिल्कुल एक सच्ची घटना है, और ये घटना इसी साल मई के महीने में घटी थी। साथ में आप लोगों को बता दूं कि हरिशंकर एक मंदिर है जहाँ पर भगवान हरि और शंकर की पूजा साथ में की जाती है, और इसके बारे में आप लोग गूगल पर सर्च कर देख लो या फिर यूट्यूब पर, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब कहानी पे आता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि हरि वहाँ साल में एक बार मई के 4 दिन एक मेला लगता है। बहुत दूर दूर से इस मेले को देखने के लिए लोग आते हैं। और एक बात और बता दूं कि हरिशंकर से नरसिंहनाथ करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और जब ये मेला लगता है तो हमारे यहाँ पहाड़ों पर भी लोग अपनी अपनी दुकान लगा लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 दिनों के लिए होती है। और उसके पीछे सबसे अजीब बात ये होती है कि ऊपर सामान बहुत महंगा मिलता है। जैसा कि 10 रुपये की बिस्किट का पैसा वो लोग 25 रुपया लेते हैं, और एक गिलास शरबत पानी वाला 20 रुपया। और इसीलिए जब ये मेला लगा तब हमारे ही गांव के 2 लड़के ऊपर अपना सामान बेचने के लिए चले गए। 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन जब रात हुई और वो लोग वहीं अपना बिस्तर लगाकर सो रहे थे, तब रात के कुछ 2 बजे पेड़ पर से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। दोनों लड़कों में से जिसका नाम मुकेश था,
उसने कहा कि भाई रवि, तुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? जिस पर रवि ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। दोबारा मुकेश को फिर से आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसने रवि से कहा कि भाई ज़रा ध्यान से सुन, आवाज़ आ रही है। और वैसे ही हुआ। जब रवि ने ध्यान से सुना तो उसे भी एक भयानक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। दोनों में से जो मुकेश था उसने कहा कि तू दुकान के पास रह, मैं देख कर आता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो रवि ने कहा कि भाई थोड़ा संभाल के जाना। मुकेश ने जो देखा वो देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक औरत, जिसका मुंह पूरी तरह से सफ़ेद था और दोनों आंखें लाल चमक रही थी। बस इतना ही देखना था कि मुकेश वहाँ से भागते हुए आया। रवि से कहने लगा कि भाई जान बचाना है तो अभी के अभी यहाँ से भाग। इतना ही हुआ तो रवि भी उसके साथ भागने लगा। उस औरत ने उनका पीछा हवा में उड़ते हुए किया। दोनों की मानो जैसा जान ही निकल गई थी। ये दोनों जैसे तैसे पहाड़ में से अपने घर तक नीचे उतर कर आ गए और दोनों ने अपनी जान बचा ली। लेकिन उन दोनों में से जो मुकेश था उसकी हालत तो काफ़ी दिनों तक खराब रही। लगभग 1 महीने तक उसे बुखार रहा। फिर धीरे धीरे वो अच्छा हुआ। बाद में लोगों को पूछा तो ये पता चला कि एक औरत इसी पेड़ पर फांसी लगाकर मर गई थी। और इसी वजह से आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसकी आत्मा अक्सर दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी पिंटू जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, जो हमारी अगली कहानी है वो हमें अरबाज़ ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अरबाज़ है और मैं बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। बात है 2011 की। उस समय हमारे गांव के बाजू वाले गांव में एक प्रोग्राम था। हम 4 दोस्त वहाँ पर गए हुए थे और हम चारों ही साइकिल से गए हुए थे। जब वहाँ से लौटने लगे तब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। लगभग 12 बज चुका था। 2 साइकिल थी। एक साइकिल पर मैं और मेरा दोस्त था, दूसरी साइकिल पर मेरा एक भाई है, वो और उसका दोस्त बैठा हुआ था। जब हम वापस आने लगे तो बीच रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था। मेरे भाई ने कहा कि जब शमशान घाट के पास से गुजरेंगे तो साइकिल को थोड़ा तेज़ भगाना और वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं करना। हम उसकी बात मान लिए और हाँ कहकर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही शमशान घाट नज़दीक आया तब हम दोनों ने ही अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा ली। मेरा जो भाई था वो अपने दोस्त के साथ आगे तेज़ गति से बढ़ता जा रहा था और ठीक उसी के पीछे मैं था। तभी पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मेरी साइकिल स्लो होने लगी और एकदम से मानो रुक गई। ऐसा लगने लगा कि कोई पीछे से पकड़कर उसे खींच रहा है। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार ये साइकिल अचानक से इतनी धीमी क्यों हो गई है? हम दोनों उतरे और साइकिल को चेक करने लगे। मुझे लगा कि शायद हो सकता है टायर पंचर हो गया होगा, लेकिन साइकिल बिल्कुल बराबर थी। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि यार मुझे टॉयलेट आई है, मैं वहाँ जाकर टॉयलेट कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो वहाँ उतरा और कुछ आगे चला गया। उसके बाद मैं उसे पीछे से आवाज़ लगाया धीमे से, लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुना। मैंने दोबारा आवाज़ लगाया, तब उसने मुझे इशारा करते हुए कहा कि शमशान घाट की ओर देख। जब मैंने शमशान घाट की ओर देखा तो पाया कि वहाँ 3 काली परछाइयाँ मंडरा रही थी और फिर अचानक से वो हमारे सामने आ गई। मेरा दोस्त अब भी मुझसे कुछ दूरी पर था। ये देखने के बाद तो मैं डर से वहाँ से भागने लगा। मेरे दोस्त को भी आवाज़ लगाता रहा, लेकिन वो मेरी आवाज़ पता नहीं सुन रहा था या नहीं सुन रहा था। हो सकता है कि डर की वजह से वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं भागते हुए वहाँ से अपने भाई की ओर आगे बढ़ने लगा। मेरे भाई लोग भी जो कि आगे निकल चुके थे, जब उन लोगों ने देखा कि हम उनके पीछे नहीं हैं तो वो लोग अपनी साइकिल घुमाकर हमें ढूंढने आ रहे थे। रास्ते में मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और हम सभी लोग अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उसी जगह पर आए जहाँ पर वो टॉयलेट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर मेरा दोस्त था ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा
लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो दिन है और आज का दिन, वो कहाँ गायब हो गया हमें कुछ नहीं पता चला। और उस दिन के बाद से मुझे हर समय यही अफसोस रहता है कि अगर मैं उसे छोड़कर नहीं भागता तो आज हम सभी लोग साथ होते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो